तो स्क्रू गियर क्या चीज़ होता है वो देख लेते हैं। तो गियर तो एक ऐसा मशीन एक कंपोनेंट होता है जिससे कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट ये है, शाफ्ट 1 मान लेते हैं, ये शाफ्ट 2 है और ये दोनों शाफ्ट में ये जो चीज़ दिखाई उसको सिलेंडर कहते हैं हम लोग हैं। सिलेंडर मतलब जब हम गियर बनाते हैं तो एक मेटल का पार्ट होता है, माइल्ड स्टील होता है, फिर उसके ऊपर हम गियर बनाते हैं हम लोग हैं। तो ये एक सिलेंडर हो गया और पहला दूसरा सिलेंडर हो गया। तो इसी सिलेंडर में फिर हम लोग जाके टीथ को फॉर्मेट करते हैं इंडक्शन मेथड से और या मिलिंग मशीन में हम जाके इसमें टीथ को बनाते हैं। तो ये पॉइंट एक दूसरे के कांटेक्ट में है 1 और 2। ये जब रोटेट करता है तो ये भी रोटेट करता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि फोर्स लगाता है एक दूसरे को। तो अगर ये हम एक तीत को बना रहे हैं, एक एक तीत को, दूसरा तीत जो बनेगा मेरा, ये दूसरा तीत बनेगा। तो जब ये टकराता है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। ओके, तो ये अगर इधर घुमा मेरा, इस डायरेक्शन पे घूम रहा है, तो ये इधर घूमना चाहे तो इसको फोर्स लगा के इसको इधर घुमाना चाहेगा। तो एक अगर इधर घुमा तो दूसरा इधर घुमा, तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पे अगर ये चीज क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो होता है हम खुद देख लेते हैं। ये एक गियर, एक स्क्रू गियर हुआ। स्क्रू गियर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई शाफ्ट, जैसे मान लो ये शाफ्ट है, दिस इज कॉल्ड द शाफ्ट, ओके, रोटेटिंग पार्ट है। तो जो इसके ऊपर जो टीथ बनेगा वो शाफ्ट के पैरेलल बनेगा। देखो इस तरह से ये हो गया टीथ का पैरेलल, तो दूसरे का टीथ, तो टीथ का जो डायरेक्शन होगा वो शाफ्ट के पैरेलल हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्क्रू गियर। इस थोड़ा सा इसमें कलरफुल है, क्या क्या इसको पार्ट बोलते हैं। तो ये गियर हमारा है, तो ये गियर का कौन सा पार्ट है, तो इस चीज को बोलते हैं टॉप लैंड, ओके, इस पार्ट को, ओके, और इसी को बोलते हैं फेस विड्थ। तो एक तीत का बहुत सा टर्मोलॉजी होता है, तो ये फेस विड्थ बता दिया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं डेप्थ, मतलब टोटल इसका डेप्थ कितना हो गया, तीत का डेप्थ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बोलते हैं टीप का डेप्थ बोलते हैं। इस टीप के सबसे जो टॉप में जो लाइन गया है, ओके, टॉप जो 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 कि ग्रीन कलर से शो किया गया है, इसको कहा जाता है एडेंडम साइकिल। ओके, एडेंडम साइकिल कहा जाता है, एडेंडम साइकिल कहा जाता है। किसको, जो सबसे टॉप जो होता है, इसका जो फेस होता है टॉप लैंड, वहां से जो एक साइकिल ड्रॉ करते हैं। इस चीज को समझाने के लिए दूसरा तस्वीर भी यहाँ पे है, लिया गया है, इस चीज को भी देख सकते हो। तो ये जो चीज है, जो टॉप कर्व पेंसिल का यूज कर देते हैं यहाँ पे हम, तो ये जो चीज यहाँ से क्रॉस गया है इसको बोलते हैं, ये साइकिल गया है, तो इसी साइकिल का नाम हो गया एडेंडम साइकिल। ओके, उसके बाद एक होता है पीच साइकिल। पीच साइकिल किसको बोलते हैं, कि यहाँ पे देखोगे कि एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर, दो तीत में दो ठो सिलेंडर है, जिसमें आगे जाके तीत का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दोनों तीत का, जहाँ पे फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। याद रखना इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं हम लोग इस चीज को। या बोल सकते हो टेंजेंट, मतलब जहाँ पे तुमको टेंजेंट पास, कॉमन टेंजेंट पास हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं पीच पॉइंट। ओके, और पीच पॉइंट पे जो मेरा सर्कल तैयार हो गया उसको बोलते हैं पीच साइकिल। उसके बाद इसी में आगे जाके तुमको तीत का फॉर्मेशन बनता है। ओके, इसमें जाके तीत का फॉर्मेशन बनता है, तो इसी को बोलते हैं पीच साइकिल। ओके, तो ये हो गया मेरा पीच साइकिल, ये हो गया मेरा पीच साइकिल। तो पीच साइकिल से ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं एडेंडम साइकिल। तो साइकिल मतलब इसमें रेडियस होगा, कुछ सेंटर होगा, तो इसका सेंटर हो गया फ्रॉम दिस। ओके, तो ये जो सेंटर हो गया तुमको गियर का सेंटर, उस सेंटर से बोलते हैं एडेंडम साइकिल। और पीच साइकिल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं पीच साइकिल। ओके, मतलब ये इसका जो साइकिल जो ड्रॉ बनेगा ये हो गया मेरा पीच साइकिल, ये कहलाएगा पीच रेडियस। उसी तरह से इसका जो बेस
और इसी के तीत के जो बेस से जो लाइन पास हुआ उसको बोलते हैं डिडम्डम। ओके, डिडम्डम साइकिल बोलते हैं हम लोग हैं। ओके, अब एडेंडम साइकिल और पीस साइकिल के बीच की दूरी को बोलते हैं ओनली एडेंडम। तो एडेंडम का मतलब हो गया, एडेंडम साइकिल और पीस साइकिल के बीच की दूरी को बोलते हैं एडेंडम, और पीस साइकिल और डिडेंडम साइकिल के बीच को दूरी को बोलते हैं डिडेंडम। तो डिडम्बन और डिडेंडम साइकिल में अंतर है, ठीक है ना। तो डिडेंडम होता है पीस साइकिल और डिडेंडम साइकिल के बीच की दूरी को बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये जो पीस साइकिल हुआ, इस तीत का पीस साइकिल जो यहाँ से कॉमन से पास हो, इसके बीच को बोलते हैं स्पेस विड्थ, क्योंकि इसी स्पेस विड्थ में दूसरा जो तीत होता है वो इंटर करता है। ओके, तो ये पीस साइकिल जैसे मान लो कि दूसरा तीत बनाते हैं, दूसरा तीत जहां पे टकराता है ये, तो ये हो गया पीच पॉइंट, इसका हो गया विड्थ, जहां पे जाके दूसरा विड्थ आराम से इंटर करता है, फिर ये घूम हमारा आराम से ये चीज घूमते चला जाता है। यही सारे चीज को कहा गया है, इसका जो टर्मिनोलॉजी हो गया। कुछ टर्मिनोलॉजी ऊपर में और भी है, जैसे कि ये चीज, इसको बोलते हैं फेज। तो जो पीस साइकिल जो है, पीस साइकिल के ऊपर वाले को बोलते हैं फेज, और पीस साइकिल के नीचे के इस पोर्शन को बोलते हैं फ्रैंक। ओके, ये फ्रैंक हो गया, ये मेरा फेज हो गया। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ। तो पीच डायमीटर। ओके, जो पीस साइकिल सिलेंडर का जो डायमीटर हुआ पीस साइकिल हो गया मेरा है। पीस साइकिल तो हो गया जहां पे तुमको सिलेंडर जहां पे एक दूसरे का नॉर्मल फोर्स लगता है, जहां पे पॉइंट जहां पे फोर्स एक्सर्ट करता है एक दूसरे को, पीस साइकिल बोलते हैं या पीच पॉइंट बोल सकते हो। पीच पॉइंट तो हो गया जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू पीस साइकिल, दो पीस साइकिल एक दूसरे का कांटेक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग पीच पॉइंट बोल देते हैं हम लोग। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ सब बुक रेडी कर दिए हैं, बुक रेडी कर दिए हैं। 80 तो कर दिए सब, बहुत खींच खाच के 80 किए हैं सर, समझ रहे हैं बहुत, तो कहाँ कहाँ से खोज खाच के बुक डाल डाल दिए हैं सर। हाँ सर, सब जहाँ तक बहुत सा किताब तो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर डाला हुआ है ही, मतलब जो जो नहीं था वो सब डाले, कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी डाल दिए, मतलब कि जो बीटेक लेवल से ऊपर लेवल का भी वो सब भी किताब सब कुछ डाल दिए हैं सर। ठीक, हम मेरे को क्लास लेते तो क्लास लेने के बाद कर देते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। अब आते हैं डाई मेटल पीच किसको बोलते हैं, यहाँ से पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये इसका डिफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ द टीथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द पीच साइकिल डायमीटर। अब जैसे मान लो कि ये मेरा पीच साइकिल हुआ, और इस पीच साइकिल में जितना नंबर ऑफ टीथ को हम बनाएंगे, ओके, तो टी बाई डी, डी का मतलब हो गया सेंटर से लेके ये जो पीच साइकिल है, पीच साइकिल क्या ये डायमीटर हो गया, तो ये जो डायमीटर बना वो मेरा पीच साइकिल का डायमीटर बन गया। तो इसको हम इस पिक्चर को और बस तक इतना समझाने के लिए हम इतना ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये ड्रॉ करेंगे, सिंपल एक साइकिल है, यही मेरा पीच साइकिल हो गया। ये हो गया डायमीटर ऑफ द पीच साइकिल। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ टीथ कितना बन सकता है, तो नंबर ऑफ द टीथ पर मतलब कि ऑफ द पीच साइकिल डायमीटर, तो इस पूरे डायमीटर पे नंबर ऑफ टीथ कितना, उसी को बोलते हैं डायमीटरल पीच। या इस फॉर्मूले को याद करना हम लोग को है कि मतलब नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द पीच साइकिल डायमीटर। अब दूसरा चीज यहाँ पे है कि मॉड्यूल किसको बोलते हैं हम लोग हैं। अच्छा, एक चीज और चीज छूट गया है,
हाँ, सर्कुलर पिच। एक होता है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच हो जाता है कि द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच साइकिल फ्रॉम ए पॉइंट टू वन टीथ टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट और द एडजेसेंट टूथ। सवाल मतलब ये हो गया कि ये अगर हम लोग पीस साइकिल लेते हैं तो पीस साइकिल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी। पाई डी मतलब इसका पूरा का पूरा पीस साइकिल का लेंथ। तो इस पूरे पीस साइकिल के लेंथ में नंबर ऑफ द टीथ कितना इसके ऊपर बैठाया जाएगा। तो ये हो गया सर्कुलर पीच। यहाँ पे स्मॉल पीस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, सर्कुलर पीच। इसको इसलिए क्या करते हैं कभी कभी कि पी की जगह पे पी सी लिख देते हैं, मतलब सी फॉर सर्कुलर पीच, ताकि थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट कर सके हम लोग। कभी स्मॉल कैपिटल ना करके सिंपल पी सी कर देते हैं, मतलब सर्कुलर पीच इक्वल टू पाई डी बाई टी। लेकिन जो रतन किताब से पढ़ रहा वो उसकी किताब में पी लिखा हुआ है, लेकिन इसको तो हम मॉडिफाइड कर देते हैं कि पी सी इक्वल टू पाई डी बाई टी फॉर द सर्कुलर पीच। अब एक आता है मॉड्यूल। क्या है असल मॉड्यूल? एक मतलब कि रेशियो होता है डायमेट्रिकल पीच, मतलब कि डायमीटर ऑफ द पीच साइकिल टू नंबर ऑफ द टीथ, मतलब पर यूनिट टीथ पे कितना डायमीटर बनाता है। और मॉड्यूल असल में गियर के साइज को भी स्पेसिफाइड करता है। तो गियर का साइज जो होता है वो मॉड्यूल से ही पता चलता है कि साइज कितना होता है। तो साइज स्पेसिफाई बाय मॉड्यूल। तो मॉड्यूल जो हमारा होता है उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि मॉड्यूल इज प्रोपोर्शनल टू d। तो d जितना बड़ा होगा मॉड्यूल उतना ही बड़ा होगा, d जितना छोटा होगा मॉड्यूल उतना ही छोटा हो जाएगा। तो ये था d बाई टी। अब इस इक्वेशन को जब देखेंगे जरा हम लोग हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो मॉड्यूल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमेट्रिकल पिच के बराबर हो सकता है, क्योंकि डायमेट्रिकल पिच जो है वो t बाई डी है। तो डायमेट्रिकल पिच 1/PD को हम बोल सकते हैं, क्योंकि डायमेट्रिकल पिच होता है T/D, मतलब नंबर ऑफ द टीथ पर यूनिट डायमीटर ऑफ द पीस साइकिल्स। ठीक है, तो इसका हम लोग ये चीज तब बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज हमारा होता है। अगला आते हैं गियर रेशियो। गियर रेशियो क्या हमारा होता है? गियर रेशियो को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेशियो है नंबर ऑफ द टीथ ऑन द गियर टू द पिनियन। अब यहाँ पे दो शब्द आ रहा है, गियर और पिनियन किसको बोलते हैं? गियर का मतलब हो गया जिसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है पिनियन से। जिसका साइज बड़ा हुआ उसको गियर बोलते हैं। अब पिनियन जिसका साइज छोटा होता है। एग्जाम्पल, जैसे हम तुमको एक सामने एक तस्वीर बना रहे हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इसका सेंटर इसका सेंटर, तो ये जो दोनों में जो देखने में बड़ा होगा उसको हम गियर कहेंगे। तो नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द गियर टू द पिनियन। अगर इसका नंबर ऑफ टीथ को हम पी कहेंगे, पी फॉर पिनियन, जी फॉर गियर, और इसका नंबर ऑफ टीथ टी जी है। तो गियर का नंबर ऑफ टीथ एंड पिनियन के रेशियो को ही हम लोग जी कहेंगे। गियर रेशियो मतलब गियर का नंबर ऑफ टीथ एंड पिनियन। तो जिसका साइज बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में हम गियर रेशियो निकालते हैं। आगे आते हैं, क्या होता है वेलोसिटी रेशियो। तो रेशियो का मतलब हो गया कि ये रेशियो होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ड्राइविंग गियर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वेलोसिटी रेशियो होता है, यहाँ पे पिनियन और गियर की बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ बात होगा कि कौन फॉलोअर है, माने कौन मानने वाला है। एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्राइवेन। तो ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला। ओके, और एक की फॉलोअर को ही हम लोग दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं ड्राइवेन। तो ड्राइविंग मतलब है कि जिसको चलाया जाएगा, ड्राइवर जो चलाने वाला है।
अब मान लेते हैं कि एक गियर ये है, एक गियर ये है। इस तो अगर ये पिनियन मान लेते हैं, ये गियर मान लेते हैं, अब इसमें चलाने वाला कौन है? इसमें चलाने वाला कौन है? अगर मान लेते हैं कि ये इनपुट है, ये इसको चला रहा है, तो ये कहलाएगा ड्राइवर, और ये कहलाएगा ड्राइवेन, जिसको चलाया गया। इसका दूसरा नाम है फॉलोवर। ये भी तो हो सकता है कि गियर इसको चलाए, जब गियर इसको चलाएगा तो गियर कहलाएगा ड्राइवर, ये कहलाएगा ड्राइवेन। तो वेलोसिटी रेशियो का डिफिनेशन होता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवेन, जिसको चलाया गया, टू ड्राइवर, मतलब आउटपुट बाय इनपुट। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ओमेगा 1 से घुमा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, तो ये घूमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर 2 से। तो ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1। तो इसका फॉर्मूला हो गया ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इक्वल टू वी आर। तो यहाँ पे 2 1 का मतलब हो गया कि 2 इज द ड्राइवर एंड ओमेगा 1 इसका ड्राइवर। तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 लिख सकते हैं। अगर कुछ कुछ किताब में अगर पिनियन को माना गया है एज ए ड्राइवर और गियर को माना गया है एज ए ड्राइवेन, जिसको चलाया जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा जी बाई ओमेगा पिनियन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गियर पिनियन का बात अब आ रहा है। तो मतलब क्योंकि गियर पिनियन का सवाल है, तो यहाँ पे पिनियन छोटा है, गियर साइज बड़ा है। तो अगर पिनियन मेरा ड्राइवर है और जी मेरा ड्राइवन है, तो मेरा ड्राइवन बाई ड्राइवर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा। इसी चीज को आगे करके हम लोग ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 को n2 बाई n1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई n। तो ओमेगा 1 इक्वल टू 2 पाई n1 लिख सकते हैं, एंड एंगुलर वेलोसिटी 2 को हम लोग 2 पाई n2 लिख सकते हैं फॉर द ड्राइवर एंड ड्राइवन पे। तो हम लोग इसको ये भी लिख दिए। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे इसी रेशियो को हम लोग डायमीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, D1 एंड D2। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 था, अब यहाँ पे D1 बाई D2 हो जाएगा, मतलब इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाता है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाएगा कि जो जो वेलोसिटी होता है मेरा, क्योंकि जब दो चीज आपस में टकराता है तो यहाँ पे पीच लाइन वेलोसिटी बनता है v, जो कि दोनों के लिए कॉमन होता है। इसका आवाज कट रहा है सर। नेटवर्क रहता है। तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हम ऐसा लिख देते हैं। ओके, तो ओमेगा मतलब 2 पाई n, आर मतलब हो गया r, तो 2 इंटू आर मतलब 2 को अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा d निकल जाता है, तो पाई n इंटू d1। तो 1 1 1 फॉर द 1 के लिए एंड सेकेंड के लिए पाई d2। तो जब इसको तोड़ेंगे तो मेरा n2 बाई n2 d2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये हो गया कि n2 बाई n1 मस्ट बी d1 बाई d2 होगा, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सर आवाज रुक रहा है। अब नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तब। नेटवर्क तो मेरे हाथ में नहीं है कि हम नेटवर्क ठीक कर पाए। जिसको आवाज आ रहा है वो सुने, जिसका आवाज नहीं आ रहा वो डिस्कनेक्ट हो जाए, हम तो यही बोल सकते हैं। आवाज मेरे सर पास आवाज एकदम कट कट गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको आवाज अगर आ रहा है वो सुने, जिसका आवाज नहीं आ रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मेरे तरफ से या उसके तरफ से। लेकिन हमको लगता है नेटवर्क मेरी तरफ से परेशानी दिक्कत है, तो अब मेरे पास का कोई रास्ता नहीं है कि हम नेटवर्क को ठीक कर पाए।
तो जिसका नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत खराब है, तो जिसको आवाज आ रहा है वो कंटिन्यू क्लास रहे, जिसका आवाज नहीं आ रहा है तो वो अपना देखते रहे या डिस्कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, जब आवाज ही नहीं आ तो पढ़ने से क्या फायदा। तो कोशिश या देखते रहो कि कब आवाज आता है। तो नेटवर्क मेरे तरफ से प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम नेटवर्क ठीक कर पाए। ठीक है, इसलिए अगर आवाज आता है तो ठीक है, आवाज नहीं आता है तो फिर कोई रास्ता नहीं मेरे पास है। ओके, उसके बाद फिर ये हम लोग लिख सकते हैं d2/n2 with d1/n1, और इसी को हम थर्ड फोर्थ फॉर्म में लिख सकते हैं, थिकनेस मतलब कि टीथ के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो हम लिख सकते हैं कि जब डायमेट्रिकल पिच पाई d1/t1 एंड पाई d2/t2 के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हैं तो मतलब पाई पाई कैंसिल हो गया, तो d1/t एंड d2/t2। जब इसको ब्रेक करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये इक्वेशन। तो फाइनली इक्वेशन हमको याद रखना क्या चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवन जिसको चलाया गया है वो बराबर हो जाएगा n2/n1। मतलब जब ये रेडियन पर सेकंड में दिया रहेगा, ये आरपीएम में दिया रहेगा, इक्वल टू d1/d2 में, मतलब कि ड्राइवर का डायमीटर d21 एंड थिकनेस टीथ का रेशियो। ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन में यूज करते हैं हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, और ऐसे भी एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे पूछता है। थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बना के दिखाते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, ताकि समझ में आ जाएगा बात। एक क्वेश्चन है जो कि वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है। याद रखना है कि गियर रेशियो नहीं है, वेलोसिटी रेशियो है। तो वेलोसिटी 1/3 दिया हुआ है, तो वेलोसिटी रेशियो 1/3 दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या कि एंगुलर वेलोसिटी मतलब ω2/ω1 हो सकता है, यही रेशियो n2/n1 हो सकता है, यही रेशियो d1/d2 हो सकता है, यही रेशियो टीथ 1/टीथ2 हो जाएगा। अब यहाँ पे T1 2 और 1 का मतलब क्या है। 1 का मतलब हो गया कि तुम अगर इसको 1 मानोगे तो इसको 2 मान लिया गया है। 1 का मतलब हो जाएगा जिसको चलाने वाला, और 2 का मतलब हो रहा है जिसको चलाया जा रहा है। ओके, मतलब ये हो गया ड्राइवन, ये हो गया ड्राइवर। तो 1 हो गया ड्राइवर और 2 हो गया ड्राइवन। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं कि ये छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है मेरा यहाँ पे है। ठीक है ना, तो 1/3 दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है कि ड्राइविंग, देखो ड्राइविंग गियर का 72 टीथ है। तो ड्राइविंग किसको कहेंगे, ड्राइविंग बोलेंगे 2 को हम लोग। तो इसका जो नंबर ऑफ टीथ है वो तुमको 72 दिया हुआ है। तो यहाँ पे T2 इज गिवन दैट 72, और इसका मॉड्यूल दिया हुआ है 8। तो 8 मतलब मॉड्यूल दिया हुआ है 8, तो m मतलब हो गया मॉड्यूल 8। आगे दिया हुआ है कि ये रोटेट करता है 300 आरपीएम में, तो 300 मतलब n2 इक्वल टू 300 आरपीएम। तो ये वाला इक्वेशन हम यूज कर लेंगे। तो तुम्हें निकालना क्या चाहिए, कैलकुलेट द टीथ एंड स्पीड ऑफ द ड्राइवर। तो बताओ जो ड्राइवर है उसका टीथ कितना होगा और कितना उसका आरपीएम होगा। तो इस इक्वेशन यूज करेंगे। तो नाउ 1/3 इक्वल टू n2/n1। ओके, तो n2 इज गिवन द 300, तो n1 इक्वल टू 900 आरपीएम होगा। तो ये 900 आरपीएम से घूमेगा कौन, ड्राइवर। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि स्पीड की कमी आई है। ड्राइवर अगर 900 आरपीएम में मतलब 1 मिनट में 900 बार घूमता है, तो ड्राइविंग को वो सिर्फ मात्र 300 आरपीएम में घुमा रहा है। मतलब इसमें स्पीड का रिडक्शन हो गया, इसको बोलते हैं स्पीड रिडक्शन, क्योंकि स्पीड में कमी आ गया है। अब हमको तीथ निकालना है, तो तीथ कैसे निकलेगा। तो हम अब तीथ के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे T1/T2। तो यहाँ पे हो गया 1/3/T1/T2। अब T1 किसको बोलते हैं, ड्राइवर को। T2 होता है ड्राइविंग, तो 72 दिया हुआ है। तो therefore T1 इक्वल टू 72/3। तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ गया 1, तो 3 चौके 12, मतलब इसमें 24 टीथ होगा। किसमें, इसमें
इसमें 24 ठो तीथ लगा हुआ होगा, इसमें 72 तीथ लगा हुआ होगा। ये था मेरा स्पीड निकल गया। अब निकालना है पिच लाइन वेलोसिटी। और पिच लाइन वेलोसिटी क्या होता है? पिच लाइन वेलोसिटी का मतलब हुआ कि जब दो गियर या दो ठो गियर जब एक दूसरे से कनेक्ट होता है, कांटेक्ट होता है पिच पॉइंट पे, क्योंकि पिच बात कर रहे हैं, तो पिच पॉइंट पे मतलब ये पिच पॉइंट पे, तो VP इसको बोलते हैं पिच लाइन वेलोसिटी। तो पिच लाइन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है VP इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा 1 इंटू R1 बोल सकते हो, या इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू R2 भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे के क्योंकि कॉमन है, तो क्योंकि पॉइंट एक ही है तो दोनों का वेलोसिटी एक ही होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 या R1 आप जो अच्छा लगता है वो पुट कर सकते हैं। तो अगर हमको ओमेगा 1 या इसको ओमेगा के टर्म में तो नहीं दिया हुआ, सब RPM में दिया हुआ, तो हम चेंज कर लेंगे इसको 2πn1R1 भी लिख सकते हैं, या 2πn2R2 भी लिख सकते हैं। ओमेगा को चेंज किए n में, तो कितना हो गया πn1 and D1 इक्वल टू D2n2R2। बस इसे पुट कर दो, जो हमारे पास है या नहीं हमारे पास, कौन कौन चीज है कौन कौन सा चीज नहीं है, जरा इसको हम देख लेते हैं। तो तो डायमीटर हमको चाहिए, D1 चाहिए, तो इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर क्या होगा? तो हम डायमीटर जानते हैं कि मॉड्यूल इक्वल टू D/T होता है, इसका फॉर्मूला मॉड्यूल का डायमीटर टू T होता है। तो फॉर वन केस मतलब किसी वन के लिए, तो T1 कैसे निकल जाएगा, तो मैं डायमीटर कैसे निकल जाएगा, तो D1 इक्वल टू मॉड्यूल इंटू T1। तो मॉड्यूल हो गया 8 और T1 हो गया मेरा कितना, T1 24। अच्छा, मॉड्यूल हम दोनों का कॉमन ही लेंगे, क्योंकि मॉड्यूल असल में बताता है कि किस चीज के साथ हम गियर को मैशिंग कर सकते हैं। जिसका मॉड्यूल 1 होगा वही एक गियर के साथ मैश कर सकता है। तो मॉड्यूल अगर डिफरेंट रहेगा तो मैशिंग नहीं हो पाएगा, मतलब तीत एक दूसरे से अच्छा से एंगेजमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया 24 इंटू 24, तो ये कहा गया मेरा डायमीटर D1। तो वेलोसिटी मेरा बहुत आसानी से अब निकल जाएगा मेरा, D1 हो गया 8 इंटू 24, पाई का फॉर्मूला 3.14, और N1 हो गया मेरा कितना 900, गुना कर देंगे, सारा मेरा चीज आ जाएगा वेलोसिटी में। क्योंकि यहाँ पे रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है, RPM रोटेशन पर मिनट है, तो इसको भागा देंगे 60 से, क्योंकि इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो इसको हम चेंज कर दिए मीटर पर सेकेंड में। आगे आते हैं हम लोग हैं लॉ ऑफ गियरिंग किसको बोलते हैं हम लोग हैं, द लॉ ऑफ गियरिंग। लॉ गियर का नियम क्या है? लॉ ऑफ गियरिंग का असल मतलब ये हमें जानने के बताने की कोशिश किया जाएगा कि दो रोटेटिंग पार्ट गियर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। क्या दो रोटेटिंग आपस में जब जुड़ के ये हो गया कि लॉ ऑफ गियरिंग। लेकिन लॉ ऑफ गियरिंग का जो डिफिनेशन है वो क्या होता है, वो यहां से लेके यहां तक डिफिनेशन पढ़ना है। ओके, ये जो कॉपी है ये SS रतन से कॉपी किया गया है, जिसके पास किताब है वो डायरेक्ट पढ़ सकता है। ऐसे हम पढ़ के सुनाते हैं क्या होता है। लॉ ऑफ गियरिंग मतलब एक ऐसा स्थिति को समझाता है कि जब दो गियर का प्रोफाइल, मतलब तभी वो मुमकिन होगा दो गियर जब उस दोनों के बीच का एंगुलर वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होगा। तो जब कांस्टेंट दो एंगुलर वेलोसिटी जब रेशियो कांस्टेंट होगा, मतलब तभी उसको हम लोग कहेंगे कि वो दो गियर जो है वो गियरिंग का नियम को फॉलो करेगा, मतलब उसमें गियर बन सकता है, उस गियर की का बनाने का क्षमता होता है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे सामने एक पिक्चर लिया गया है। इसको हम और आसानी करने के लिए हम यहाँ पे समझाएंगे अपने सिंपल तरीका से। और
जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 गियर है, तो थोड़ा सा और नीचे जाना होगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 गियर है, अब गियर का शेप तो गोल गोल जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे नियम यही कह रहा है कि कोई भी शेप का 2 ऑब्जेक्ट तुम ले लो, अगर वो गियरिंग तब बन पाएगा जब ये नियम को फॉलो करेगा। इसलिए यहाँ पे 2 ठो कोई भी हम एक शेप को ले लिए हम लोग। ओके, एक का सेंटर यहाँ पे, एक का सेंटर तुमको यहाँ पे मान लेते हैं। इसका सेंटर ए, इसका सेंटर ये बी, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ओके, ये रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे मान लेते फिलहाल कॉमन पॉइंट है, तो एक कॉमन पॉइंट जो है वो एक सी पर होगा, एक डी पर होगा। मतलब कि एक पॉइंट कॉमन जो होगा सी, हम मान लेते एक पॉइंट सी जो इसके लिए कॉमन होगा, और डी जो होगा वो बी के लिए कॉमन होगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट कॉमन हो गया। तो अब ये इसके साथ हम लोग मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब टेंजेंट, यहाँ पे 2 ठो टेंजेंट दिखाई देगा। टेंजेंट का मतलब हो गया कि जो पॉइंट कांटेक्ट हुआ इसका कॉमन नॉर्मल पॉइंट, ये सॉरी टेंजेंट पॉइंट हम कह दिए, ये टेंजेंट पॉइंट हो गया मेरा, जो कि दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट हो गया। अब नॉर्मल किसको बोलते हैं हम लोग, हैं नॉर्मल बोल दिए कि जो इस पे मेरा नॉर्मल कहला गया। तो फिलहाल नॉर्मल तो मेरा यहाँ पे ये हो गया नॉर्मल पॉइंट, ये हो गया टेंजेंट पॉइंट। तो नॉर्मल एंड टेंजेंट पॉइंट हो गया। अब जब ये वेलोसिटी होना चाहिए, तो वेलोसिटी इसके अलोंग हमारा वेलोसिटी होना चाहिए, ना कि इसके अलोंग। तो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो सेपरेट करेगा। लेकिन टेंजेंट के अबाउट स्लाइडिंग होगा, तो इसके अबाउट स्लाइडिंग वेलोसिटी होता है। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी यहाँ पे होगा, और ये यहाँ पे नॉर्मल वेलोसिटी होता है जो कि सेपरेट करता है। तो सेपरेशन यहाँ पे मेरा होगा, तो जो कि सेपरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल वैल्यू, जो नॉर्मल के डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, मतलब बराबर होगा और कैंसिल होगा एक दूसरे को, ताकि हमारा वेलोसिटी सेपरेट नहीं हो सके, हमारा गियर एक दूसरे को सेपरेट ना कर सके, बल्कि ये स्लाइडिंग कर सके एक दूसरे के साथ। तो अब हम लोग इसका जो वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी होगा दिस वन, इसको बोलते हैं VC, जबकि कॉमन होता है मेरा है। और इसका वेलोसिटी इस गियर के लिए हो जाएगा इस पे परपेंडिकुलर VD, क्योंकि वेलोसिटी जो VC क्या होगा, ओमेगा इंटू AC। तो अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से घूम रहा है, तो ये ओमेगा 2 से घूमेगा, तो ओमेगा 1 इंटू AC मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। तो R और इसका ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गया। उसी तरह से VD जो होगा वो होगा ओमेगा 2 इंटू BD। ये 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन कहलाएगा, तो BC एंड BD। देन अब यहाँ पे जो नॉर्मल है इसके ऊपर हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, एक ट्राइंगल फॉर्मेशन देंगे हम लोग। ओके, तो ये हमारा एक तरह का ट्राइंगल फॉर्मेशन हो गया नॉर्मल पे। तो ये बन गया मेरा अल्फा, ये बन गया मेरा बीटा। इसी चीज को यहाँ जो पिक्चर यहाँ पे है, इसी पिक्चर को यहाँ पे ऐसे बनाया गया, अल्फा एंड बीटा होते। तो यहाँ पे बीटा एंड अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। तो किताब में कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, इस चीज को जो यहाँ पे हम समझा दें, ताकि किताब पढ़ने में दिक्कत नहीं हो इसमें।
अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम दे देते हैं हम लोग हैं, नाम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और ये थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो एक ट्रायंगल बनेगा मेरा दिस वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनेगा दिस वन, तो ये हो गया 90 डिग्री का और यहाँ पे भी लगभग 90 डिग्री बनेगा। थोड़ा सा हम इसको और पिक्चर को साफ कर देते हैं। ये हो गया मेरा बी, ये हो गया 90 डिग्री। तो नाउ VC along दिस डायरेक्शन क्या होगा मेरा, क्योंकि हमेशा नॉर्मल के अकॉर्डिंग 0 होना चाहिए, तो मैं निकल जाएगा VC cos अल्फा इक्वल टू VD cos बीटा, क्योंकि यहाँ पे cos का बेस है तो बेस के टर्म से हमने निकाल दिया। तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग हमेशा वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए, VC cos अल्फा इक्वल टू VD cos बीटा। अब इस चीज को अगर हम देखेंगे कि VC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, VC की जगह पे लिख सकते हैं ओमेगा 1 AC लिख सकते हैं। तो ओमेगा 1 AC cos अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 BD cos बीटा, हम ये चीज लिख सकते हैं। अब असल में रोटेशन यहाँ के साथ हो रहा है कि जो एंगल बनेगा अल्फा वही एंगल बनाएगा इसके साथ भी। तो अगर ये चीज है तो ये मेरा बनेगा अल्फा, जो रोटेशन बनेगा ओमेगा 1, ये हो गया ए, ये हो गया ई एंड सी, यहाँ पे कॉमन पॉइंट सी हो गया। इसका हम जो ट्रायंगल लेंगे तो क्या बनेगा इसका ट्रायंगल, मेरा ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या निकलेगा इसका निकलेगा कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू, क्योंकि ये तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया है तो दिस इज मतलब ई ए बटा हाइपोटेनस ए सी, ये हो गया कॉस अल्फा। सेम चीज इसके लिए भी यूज करेंगे हम लोग हैं, तो इसके लिए दिस और ये मेरा निकल गया ये चीज, तो ये निकल गया बीटा, ये हो गया बी, ये हो गया एफ, इसको एफ मान लेते हैं यहाँ पे है, और ये हो गया मेरा डी। तो यहाँ पे निकल जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू एफ डी बाई बी डी। अब इस दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट करने पर क्या रिजल्ट आएगा, इंटू ई ए बटा ए सी इंटू एफ डी बाई बी डी। ए सी यहाँ कैंसिल हो गया, बी डी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा 1 इंटू ई ए ओमेगा 2 इंटू एफ डी। तो इसका रिजल्ट जो आया वो हुआ ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल टू एफ डी बाई ई ए। उसके बाद जब ये एफ डी बाई ई ए आया है तो ये और ये एक सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल इसलिए बनेगा क्योंकि ये दोनों एक कॉमन पॉइंट है, तो ट्रायंगल का एक कॉमन पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं जो एफ डी है, सॉरी जो एक मिनट, एफ डी नहीं होगा यहाँ पे, एफ बी होगा, सॉरी एफ बी, ओके, क्योंकि बेस है आधार बटा हाइपोटेनस बोल लिए हम लोग हैं, ओके। तो देयरफॉर यहाँ पे बी होगा, ओके।
अब यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन आया है, अब ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल मतलब हो गया कि EC बटा EA इक्वल टू, फॉर दिस के लिए क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे FD बटा FB फॉर द सिमिलर ट्रायंगल मेथड। तो सिमिलर ट्रायंगल मेथड को हम यूज करेंगे। तो इस चीज को हम जब बैलेंस करेंगे क्या निकलेगा मेरा कि ED, ओहो ED कैसे हो गया, EC दिस बटा EA एंड FD बटा FB। ओके, तो देयरफॉर FB बाई EA, तो FB EC, तो यहाँ होगा FD बाई EC। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ω1 बाई ω2। उनका मेल नहीं पता हमको। अब क्या मेल है, यहाँ पे लिख हम क्लास ले रहे हैं। तो ये मेरा इक्वेशन आया जो कि ये हो गया था E, ये हो गया था F। तो ये कॉमन रेशियो जो हुआ इसका ω1 और ये ω2, वो हमेशा एक लाइन पर एग्जिट करेगा। मतलब F ये कॉमन पॉइंट एंड दिस F, मतलब सॉरी EC एंड FD, तो तीनों का तीनों पॉइंट जो है E जो है वो एक सीधा लाइन पे पड़ेगा। तो EC या D कहो या F कहो, तो ये एक रेशियो हुआ। यही जो नियम है जो यहाँ पे तुमको इतना बड़ा कैलकुलेशन करके आएगा, कि ये सब जो कैलकुलेशन करके आया है, ये सब जितना भी कैलकुलेशन करके आया है, ये सब चीज तुमको वही करके आया है, ताकि जो लास्ट में जो प्रूफ किया यही चीज प्रूफ किया। तो बीपी और मतलब यहाँ पे बीपी एपी के टर्म से समझाया है, वहां पर दूसरा नोमेनक्लेचर्स लिए हैं, सीडी लिए हुए हैं, तो वो एक लाइन से पास होके जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ गियरिंग। कुछ अगला चीज एक होता है मेरा गियर ट्रेन। ओके, तो गियर यहाँ पे वर्ड आ रहा है गियर ट्रेन, तो गियर ट्रेन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब कि कॉम्बिनेशंस ऑफ गियर, मतलब एक से ज्यादा गियर को मिलाकर बनाने पर उसको बोलते हैं हम लोग गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल गियर। तो सिंपल गियर में देखो यहाँ पे सिंपल गियर दिखाया गया, गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, गियर 5। और सिंपल गियर का पहचान है कि हर गियर के लिए अपना अलग अलग शाफ्ट होगा। मतलब गियर 1 का अपना शाफ्ट, गियर 2 का अपना शाफ्ट, गियर 3 का अपना शाफ्ट, गियर 4 का अपना शाफ्ट, गियर 5 का अपना शाफ्ट। तो हर इंडिविजुअल शाफ्ट के लिए अलग अलग गियर होगा। इसी को बोलते हैं सिंपल गियर हमारा। और इसमें क्या क्या आता है जरा वो भी देख ले। इसमें दो चीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ना स्पीड रेशियो, ओके, इसको स्पीड रेशियो पढ़ना पड़ता है। एक पढ़ना स्पीड, एक पढ़ना पड़ता है ट्रेन वैल्यू। ओके, ट्रेन वैल्यू और स्पीड रेशियो। इससे पहले अगर दो गियर हमको मिलाते हैं तो एक दो गियर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे घूमता है, जैसा कि हम डिस्कस किए थे। लेकिन तीसरा जो गियर है वो पहले गियर के साथ सेम घूमेगा, क्योंकि ये अगर इसको अपोजिट घुमाएगा तो 2 भी तो 3 को घुमाएगा अपोजिट। इसका मतलब कि 3 1 सेम घूमेगा। तो यहाँ पे कहा कि ऑल जितना भी ओड नंबर है, जैसे कि 3 1 3 5 ओड नंबर, 1 3 5 ओड नंबर है, तो ये एक दिशा में घूमेगा, मतलब